हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिसीजन प्रेप। तो कल आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का एग्जाम था एंड आई होप सबका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। अब कल दैट इज ऑन टुमारो 33 जुलाई को क्या है ना कि आपका एग्जाम है, दैट इज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ऑन 3 जुलाई 2026। दिस इज मिस प्रिंटिंग यहाँ पे। ठीक है, तो आपका कल जो है कॉस्ट इंटरनेशनल बिजनेस का एग्जाम है और कितनी तैयारी आपकी जो है अभी तक हो चुकी है। बिकॉज कल ही एग्जाम है, आपके पास 24 आवर्स लेफ्ट है और आफ्टरनून में आपका एग्जाम होने वाला। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है और सोच रहे हो कि कौन सा चैप्टर छोड़ें या क्या करें और कहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने अभी तक कुछ किया है या नहीं किया है, दोनों ही हालात में आपके पास ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। एक दो चीज डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम से पहले। देखो, थ्योरी पेपर है तो पेपर के जो स्कीम है उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। 5 क्वेश्चंस आएंगे 18 मार्क के, एज सिंपल एज दैट। बट एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही क्वेश्चन आएगा 9+9 और 9+9। ठीक है, आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज करके क्वेश्चन करना है 18 मार्क का। लेकिन जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है ना, दिस कम्स ऑन द शॉर्ट नोट्स। ठीक है, 5 या 6 आपको शॉर्ट नोट्स देता है, उसमें से कोई भी आपको एनी 3 शॉर्ट नोट्स जो है वो करने रहते हैं। और ये जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूनिट 5 से आएंगे, दे कैन कम फ्रॉम एनीवेयर इन द होल सिलेबस। तो आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज सबका होगा, तो आप 3 कोई भी अटेम्प्ट करना है, दैट मीन्स 6 मार्क्स ईच, तो 18 मार्क्स का हो जाएगा। एक चीज, ये चीज ध्यान में रखना है आपको। सेकंड, इंटरनेशनल बिजनेस थ्योरी पेपर है। अब जो डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं वो तो आप कर दोगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में। तो आज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे जो पास्ट ईयर एग्जामिनेशंस में आए हैं और आगे आने के भी फुल चांसेस होने वाले हैं। अराउंड आपके पास 20 to 25 क्वेश्चन हैं जो मैं आज के वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सो अब ये क्वेश्चंस करके चले जाओ तो इतना भी कर लिया ना, तो आपका बहुत सा सिलेबस जो है ना वो कवर हो जाएगा, तो इससे एग्जाम इजीली क्लियर हो जाएगा। चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू राइट डाउन द डोमेस्टिक डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक बिजनेस एंड द इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये आपने ऑलरेडी किया हुआ होगा, फर्स्ट यूनिट का ही क्वेश्चन है कि आपको डिफरेंस लिखना है बिटवीन द इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक बिजनेस। एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व इन द इंटरनेशनल बिजनेस। 9 मार्क का क्वेश्चन है, उसको भी डिवाइड कर दिया 4.5 4.5। इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक इंटरनेशनल बिजनेस, और ये टोटल 9 मार्क में क्वेश्चन आया था 4.5 का, ये है 4.5 का, ये है। यानी डिफरेंस मुझे बहुत बड़ा नहीं लिखना, कोई भी 4 बेसिस लिख दो। जैसे फर्स्ट में आप क्या लिख दो, आपका मीनिंग लिख दो कि डोमेस्टिक क्या होता है विद इन बाउंड्रीज और इंटरनेशनल क्या होता है विदाउट द बाउंड्रीज। स्कोप लिख दो कि इंटरनेशनल डोमेस्टिक बिजनेस का स्कोप क्या होता है, नैरो होता है, इंटरनेशनल बिजनेस का स्कोप क्या होता है, वाइड होता है। फिर यू कैन राइट डाउन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, आपने रीजनल इंटीग्रेशन पढ़ा है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज सिंपली लाइक व्हेन वी कोलैबोरेट विद द अदर फर्म्स और द इंटरनेशनल बिजनेस in order to take the advantage of the bigger firm, that is known as economies of scale, so that कि हम उनका टेक्नोलॉजी यूज करके अपने पे अप्लाई कर पाए और हमारा जो कॉस्ट पर यूनिट है वो कम हो जाए, दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर इंटरनेशनल बिजनेस किया तो बट ऑब्वियसली इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा चांस क्या होता है आपका कम होता है। और क्या डिफरेंस लिखोगे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक बिजनेस में, देर आर सम काइंड ऑफ बिजनेसेस जहां पे क्या है आपके पास इंटरनेशनल बिजनेस आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर कोई फर्म बाहर से आउटसोर्स करना चाहती है इंटरनेशनल फर्म, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, इंटरनेशनल बिजनेस। और क्या इंपॉर्टेंट है, फॉरेन करेंसी। इंटरनेशनल बिजनेस करोगे तो क्या आएगा आपके पास, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, अदरवाइज फॉरेन एक्सचेंज कैसे आएगा, डोमेस्टिक बिजनेस में नहीं हो सकता। तो इस तरीके से 4 या 5 पॉइंट आपने लिख दिए। और फिर क्या लिखना है आपको, कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व इन द बिजनेस। देखो, ये आपने थोड़ा कौन से चैप्टर्स किए हैं, दैट यू हैव डन द बिजनेस इन्वायरमेंट आपने किया और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी किया है, तो सबको मिला के कितना लिखना है मुझे, 4.5, यानी 5 पॉइंट्स लिखती हूँ, मोर देन सफिशिएंट है। क्या लिख सकते हो, कल्चरल शॉक्स हो सकता है कि बाकी कंट्रीज के कल्चर माइट नॉट टेक इंडिया के कल्चर को वो नहीं अपनाएंगे, या फिर लैंग्वेज बैरियर्स हो सकता है, कल्चर बैरियर हो गया, लैंग्वेज कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती है, बहुत तरह के लीगल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, है ना, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, देयर आर टैरिफ्स एंड कोटाज इशू। तो ये सब कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो कहाँ इन्वॉल्व होंगे आपके इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन,
की ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। की ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ऐसे कौन से ड्राइवर्स हैं जो आपको ग्लोबलाइज करने के लिए मोटिवेट करते हैं? क्यों मोटिवेट होंगे हम ग्लोबलाइज करने के लिए? क्यों? क्योंकि आउटसाइड द कंट्री इंटरनेशनल बिजनेस से हमें क्या मिलता है? टेक्निकल एक्नॉलेजमेंट या टेक्निकल अपग्रेडेशन, उनका टेक्निकलिटी हम यूज कर सकते हैं। वी विल गेट द व्हाट? फॉरेन एक्सचेंज हमें मिलेगा। कल्चरल मिक्स होगा। कल्चरल मिक्स, उनके फेस्ट, वेस्टर्न फेस्ट, टेस्ट और प्रेफरेंसेस आप क्या कर सकते हो ना, यूज कर सकते हो। सो देर आर मेनी काइंड ऑफ की ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आप यूज कर सकते हो। अगर आपको इनका डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि मैम एक पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दो, तो इसका पूरा प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है, आप उन्हें देख सकते हो। मैक्सिमम पूरा सिलेबस करके आपका 5 से 6 घंटे, 6 घंटा इज मैक्सिमम, अराउंड 5.5 आवर का आपका फुल लेक्चर है ऑन डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स। तो आप वो जाके देख सकते हो, बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन है, आप जरूर करो। और अगर अभी तक आपने थ्योरीज वाला चैप्टर नहीं किया है, इंटरनेशनल थ्योरीज, तो थ्योरीज जरूर करके जाना, वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जो थ्योरीज थर्ड यूनिट से आएगी वो आती ही हैं, उनको आप छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंट मोड्स ऑफ एंट्रीज इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, के आप डिफरेंट इंटरनेशनल बिजनेस में कैसे कर सकते हो? देयर आर डिफरेंट मोड्स। तो कौन कौन से डिफरेंट मोड्स हो गए? जैसे एक क्या है आपके पास, लाइसेंसिंग हो गया, फ्रेंचाइजिंग है, एक्सपोर्ट है आपके पास, है ना। और कैसे कर सकते हो? थ्रू ज्वाइंट वेंचर। और क्या है आपके पास? स्ट्रैटेजिक अलायंसेस है। और क्या है आपके पास? टर्न की प्रोजेक्ट्स हैं। तो देर आर मेनी अदर्स, टू और हैं। और इसमें एक आप क्या लिख सकते हो? आउटसोर्सिंग भी लिख सकते हो। ये जो आपके डिफरेंट मोड्स ऑफ एंट्रीज हैं, इनको अब देखो, ये क्वेश्चन तो आया बेटा आपका 9 मार्क्स के अंदर। अब 9 मार्क्स में मैम अराउंड 7 to 8 तो इनके नाम ही हो गए, है ना। उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी लिखने, अगर 18 में आता तो हम इसको और बढ़ा के अच्छे से लिख सकते थे। तो 9 मार्क में क्या है ना, आपका क्वेश्चन आया है तो नाम सबके लिख देना, और अंदर में एक लाइन में एक्सप्लेन करके एक एक मेरिट और एक एक डीमेरिट दे दो। देर आर मोर देन सफिशिएंट, बिकॉज उसने ये भी नहीं बताया कि 2 एंट्रीज ऑफ मोड बताओ या 3 एंट्रीज ऑफ मोड बताओ। तो यहाँ पे आप बहुत वाइसफुली लेके चलना अपने क्वेश्चन को, ठीक है। और डिटेल्ड वीडियो इसका भी है, तो हर एक क्वेश्चन को अगर आपको डिटेल में बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है तो उसके लिए कंप्लीट वीडियो दे सकते हो। शॉर्ट में मैंने आपको आंसर यहाँ पे एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है। डिफरेंट मोड्स ऑफ एंट्रीज हो गए इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। फिर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन, कि एक फर्म, एक जो डोमेस्टिक फर्म है, वो पूरा इंटरनेशनलाइजेशन तक कैसे पहुंचता है, वहां तक उसको आते आते क्या क्या करना पड़ता है। सो देर आर टोटल 5 स्टेजेस। 5 स्टेजेस में क्या होगा कि सबसे पहले वो क्या होगा, उसके पास डोमेस्टिक स्टेज होगा, यानी कोई भी फर्म सबसे पहले कहां पहुंचेगी? आपके डोमेस्टिक स्टेज के ऊपर पहुंचेगी। डोमेस्टिक स्टेज में क्या होगा कि आपका जो है बिजनेस है वो क्या है, इंटरनेशनल नहीं है, सिर्फ विद इन अ कंट्री सेल्स हो रहे हैं। डोमेस्टिक के बाद क्या होगा, वो कोलैबोरेट करना शुरू करेगा, राइट। तो अभी तक वो सिर्फ क्या कर रहा था, आपके डोमेस्टिक ऑपरेशंस कर रहा था। अब उसने क्या करना शुरू कर दिया? फॉरेन ऑपरेशंस। दैट मींस यहाँ पे क्या हो गए, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब और उसको आगे जाना इंटरनेशनल साइड तक, तो क्या करेगा? आउटसाइड कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर खोलेगा, या अपनी कंपनी के क्या करेगा ना, सब्सिडरीज ओपन कर देगा, ठीक है। इतना किया। फिर मल्टीनेशनल कंपनी, अपनी ही कंपनी की ब्रांच किसी और कंट्रीज में और इकोनॉमीज में ओपन करना शुरू करेगा, मल्टीनेशनल। और लास्ट में क्या करेगा ना, आपका ट्रांसनेशनल ऑपरेशन, दैट मीन्स कंप्लीट ऑपरेशंस को शिफ्ट कर देगा टू द अदर कंट्रीज। दिस इज हाउ द स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस कम इनटू एग्जिस्ट, ठीक है। ये आपका शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट आप बताओगे द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर एंड कॉन्स्टिट्यूट्स। कल्चर और कॉन्स्टिट्यूट्स के कॉन्सेप्ट क्या है, और हॉफस्टेड डायमेंशंस ऑफ कल्चरल थ्योरी। हॉफस्टेड्स की जो डायमेंशंस ऑफ कल्चर थ्योरी है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आती है, तो इसको आप छोड़ के मत जाना, ठीक है। ये एक्सप्लेन करती हूँ। कल्चरल और कॉन्स्टिट्यूटिव सिंपली क्या हो गया कि डिफरेंट कंट्रीज का क्या होता है ना, आपके पास डिफरेंट कल्चर होता है और उनके कॉन्स्टिट्यूट्स क्या है, डिफरेंट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जो टैक्सेशन सिस्टम है, या आप कह लो कि कल्चर सिस्टम है, देर इज एवरीवेयर इट्स डिफरेंट, है ना। इंडिया में अलग है, बाहर अलग है। फॉर एग्जाम्पल, हॉफस्टेड्स के डायमेंशंस के कल्चर की बात करें तो इसने क्या किया, इसकी जो थ्योरी थी वो कल्चर कॉन्स्टिट्यूट्स के बारे में ही थी, कि अलग अलग इकोनॉमीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स
जो है फॉलो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक उसका जिसने अपने कल्चरल थ्योरी को 6 कैटेगरीज में डिफाइन किया है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। सबसे पहला है आपका पीडीआई, दैट इज पावर डिस्टेंस इंडेक्स। वो कहता है कई कंट्रीज में क्या होता है ना, देर आर एरियाज जहां पे पावर डिस्टेंस है। अब इंडिया में क्या, जिनके पास ज्यादा पावर है उनकी चलती है, और बाकी लोग क्या है ना कि कम रहते हैं, सो उनके पास डिसीजंस भी कम है। तो दैट इज अ पावर डिस्टेंस इंडेक्स। बस कई इकोनॉमीज में एवरीथिंग इज इक्वल। सो इस तरीके से उसने कल्चरल और कॉन्स्टिट्यूट्स को अलग कर दिया और अपना एक पूरा थ्योरी दिया जिसके 6 कंपोनेंट्स हैं। द क्वेश्चन इज फ्रॉम योर बुक, तो आप अच्छे से डिटेल में इस क्वेश्चन को करके जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स डिफर अक्रॉस रीजन। आपके पास जो है दैट इज बेसिकली बिजनेस इन्वायरमेंट वाला जो यूनिट है, वहां से ये क्वेश्चन करोगे कि आपका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे डिफरेंट होते हैं। पॉलिटिकल में नॉर्मली वहां के पॉलिटिकल सिचुएशंस कैसी है, फॉर एग्जांपल कि वहां पे कैसा पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो होता है, दैट इज कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, या मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो हो रहा था, या प्रीवियसली क्या था और वैसे कैसे चेंज हुआ है। और इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे हैं, कैसे वो लोग अपने कंट्री के जीडीपी, नेशनल इनकम को ग्रो करना चाहते हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आपको पर्टिकुलरली एशिया वर्सेस यूरोप नहीं लिखना। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि कैसे दो कंट्रीज का अलग हो सकता है, बट येस यू हैव टू साइट एन एग्जाम्पल्स बिटवीन द टू कंट्रीज। इसका कुछ रियलिस्टिक एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो। फिर आपका पीएलसी, दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करोगे, एंड द थ्योरी ऑफ नेशनल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। अगेन आई एम अगेन टेलिंग यू कि जो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस है वो करना बहुत ज्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक ही क्वेश्चन में देखो आपसे पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ थ्योरी और थ्योरी ऑफ नेशनल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज पूछ लिया उसने। ये 18 मार्क का कंप्लीट क्वेश्चन आया था, तो ये करोगे। या फिर इसके और में उसने क्वेश्चन पूछा ना आपसे एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव थ्योरी। आप इस चैप्टर को अगर पूरा थ्योरी नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट कोई भी 4 थ्योरी जरूर कर लेना बेटा, आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। और इसमें एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव एडवांटेज तो किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना, ये नहीं छोड़ना है। एक आपका आता है फैक्टर प्रोपोर्शनेट थ्योरी, वो भी जरूर करना। तो कोई भी थ्योरी ना छोड़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा इसके लिए। नेक्स्ट देखो, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये आपने अपना 12th में भी किया है। द ऑलमोस्ट सेम, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हो गया। व्हाट एक्सटेंट, टैरिफ्स वाला क्वेश्चन देखो, टैरिफ्स, टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, ये क्वेश्चन रेपिटेटिवली एवरी ईयर एग्जाम में आता है, तो टैरिफ का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना। टू व्हाट एक्सटेंट टैरिफ रिमेन्स एन इंपॉर्टेंट टूल इन टूडेज ग्लोबल इकोनॉमी। क्यों टैरिफ जो है ना वो आपका इंपॉर्टेंट है, एक्सपेशली अमंग राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म क्या है कि अपनी कंट्री को इंटरनेशनल ट्रेडर से थोड़ा सा बचा के रखें। क्यों? क्योंकि क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हो जाते हैं फॉर द डोमेस्टिक ट्रेडर्स, तो उनको बचाने के लिए। लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि टैरिफ एक इंपॉर्टेंट टूल है। अब अगर टैरिफ इंपॉर्टेंट टूल है तो इसका एग्जाम्पल जैसे अभी ट्रंप ने क्या किया था कि 100% टैरिफ लगा दिया था गुड्स पे, सो ये वैसा ही तो क्यों इंपॉर्टेंट टूल है इन टूडेज ग्लोबल इकोनॉमी, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, रीजनल इंटीग्रेशन इज नॉट अ चॉइस, इट्स अ नेसेसिटी। रीजनल इंटीग्रेशन क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स, चाहे वो एक ही कंट्री के अंदर डिफरेंट एरियाज हो या अलग अलग कंट्रीज में, एवरी कंट्री इज नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग ऑल द गुड्स, है ना। तो वो क्या कहता है कि रीजनल इंटीग्रेशन जरूरी क्यों है, दैट मींस डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट रीजन्स इंटीग्रेट होके एक साथ होके ट्रेड क्यों करें, क्यों इंटरनेशनल ट्रेड करें। तो ये कोई चॉइस नहीं है कि आप रीजनल इंटीग्रेशन करो या नहीं करो। दैट मींस अगर मेरे इकोनॉमी में किसी चीज की जरूरत है तो हम कहीं और से इंपोर्ट करेंगे, और किसी और को जरूरत है तो हम क्या करेंगे, उसे एक्सपोर्ट करेंगे। दैट इज रीजनल इंटीग्रेशन। सो ये कह रहा है ये चॉइस नहीं है, ये नेसेसरी है। ये क्यों नेसेसरी है, क्यों? अगर ऐसा नहीं होगा सो देर आर सम कंट्रीज जिनको कुछ रिसोर्सेज कभी मिलेंगे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज नॉट प्रोड्यूसिंग योर क्रूड ऑयल, है ना, गोल्ड हम प्रोड्यूस नहीं करते। सो अगर हम रीजनल इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम इंडिया से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो बाहर से आपके पास जैसे क्रूड ऑयल और गोल्ड है तो वो कैसे आएगा। सो इट्स नॉट अ चॉइस, इट्स नेसेसिटी। इलेबोरेट करना है आपको स्टेटमेंट को ऑन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शनिंग साख, ये आपका लास्ट वाला यूनिट, आई थिंक यूनिट नंबर 4 है, आई डेंट रिमेम्बर क्लियरली यूनिट 4 है या 5 है आपका, आई थिंक ये यूनिट 4 है आपका, जिसमें आपके पास क्या है ना, डिफरेंट एसोसिएशंस हैं, जिसमें क्या क्या है आपका डब्ल्यूटीओ है, साख है ना, आपके पास आईएमएफ के बारे में इंफॉर्मेशन है, एंड देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन जैसे नाफ्ता, ये सब है।
इस चैप्टर को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है ना करने का, कि आपके पास टोटल थ्योरी है, कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है इसके अंदर। तो अब जब ये यूनिट करोगे साक वाला, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कर लो, जैसे आपने साक किया, वर्ल्ड बैंक किसी भी कंडीशन में मत छोड़ना, और WTO किसी भी कंडीशन में मत छोड़ना, ये जरूर होता है, और IMF। आप ये चार कर जाओ, कुछ और करने का मन नहीं कर रहा है इस यूनिट से, छोड़ो कोई बात नहीं, इसी में से कुछ आ जाएगा तो आपके यूनिट में 0 मार्क्स तो नहीं आएंगे, तो ये कर जाओ, मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट देखो, डिस्कस द वेरियस एक्सचेंज रेट सिस्टम, सिर्फ 6 मार्क में आया है, तो उतना ही लिखना, कौन कौन सा होता है, फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड, मैनेज, फ्लोटिंग, बस 6 मार्क में आया, स्मॉल में लिखना, ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। Bretton Woods system laid down the foundation for rule-based financial order with IMF and World Bank। देखो ब्रेटन वुड क्या था, पहले तो आप वो पढ़ना, जिसके अंदर क्या था ना, कि एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, थोड़ा गोल्ड का पावर होता है, पैरिटी सिस्टम आता है। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसने फाउंडेशन रूल किया फॉर द फाइनेंशियल ऑर्डर विद द IMF एंड वर्ल्ड बैंक। यस, आपको ये स्टेटमेंट कोर करना है, हाईलाइटिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शनिंग ऑफ, आपको एक्सप्लेन करना है, और किसके ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस बताने हैं, IMF के और वर्ल्ड बैंक के। देखो यही एक्सप्लेन किया मैंने आपको कि इस चैप्टर से साक, IMF, वर्ल्ड बैंक, और एक आपका फोर्थ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जहां से चैप्टर शुरू होता है, ये चार अच्छे से कर जाओ, इनके ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस मोर देन सफिशिएंट। इस 12 मार्क के क्वेश्चन में अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा, अगर आपको इसके IMF और वर्ल्ड बैंक के फंक्शंस आते हैं, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो अपने मार्क्स के लिए। देखो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, देखो क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरीके से आता है, WTO आ गया, नॉन टैरिफ बैरियर, जिसमें टैक्सेशन सिस्टम नहीं रहता है, नॉन टैरिफ बैरियर्स। लियोन्टिफ पैराडॉक्स, ये आप करना, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाके शॉर्ट्स में चेक कर सकते हो, इसका किसी भी चैप्टर में नहीं है, जस्ट शॉर्ट जहाँ पे मैंने लियोन्टिफ पैराडॉक्स एक्सप्लेन कर दिया है। ये आपके बुक में नहीं है लियोन्टिफ पैराडॉक्स, लेकिन करना, हर साल एग्जाम में आया है। इस साल बीकॉम प्रोग्राम में भी आया था, लास्ट ईयर बीकॉम ऑनर्स में आया है, उससे लास्ट ईयर बीकॉम ऑनर्स में आया, तो लियोन्टिफ पैराडॉक्स जरूर आता है। आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग क्या होता है, जब एक कंपनी सारे काम मैनेज नहीं कर पाती, तो वो क्या कहती है कि ठीक है, आई हैव टू फोकस ऑन द मार्केटिंग, तो मैं क्या करता हूँ ना, कि प्रोडक्शन किसी और को दे देता है। जैसे अब आईफोन की बात कर लो, आईफोन सिर्फ क्या करता है, मार्केटिंग ज्यादा करता है। इंडिया में जितने भी आईफोन बिक रहे हैं आपके, दे आर ऑल मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, ठीक है, पार्ट्स बाहर से आता है, बट गेटिंग असेंबल्ड इन इंडिया ओनली। तो आउटसोर्सिंग एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस, क्या करते हैं, अपना काम बाहर दे दिया, सो दैट वो किसी एक काम पे अच्छे से फोकस कर पाए। सो दैट इज एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस आप एक्सप्लेन करोगे यहाँ पे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखो, एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस इज एन इंक्रीमेंटल प्रोसेस। एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस कैसे कर सकते हैं, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, आउटसोर्सिंग, जॉइंट वेंचर, सब्सिडीज, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, टर्नकी प्रोजेक्ट्स। ये जो एक एंट्री है वो इंक्रीमेंटल प्रोसेस है। इंक्रीमेंटल, अगर इसमें एंटर हुई कोई भी फर्म, तो उसका ग्रोथ एक्सपोनेंशियल टाइप, मतलब इंक्रीमेंट होगा, उसका ग्रोथ बहुत ऊपर जाएगा। इट्स कुड बी लाइक दिस ऑल्सो, firm gradually increases its foreign market presence। yes, the statement is true, why giving reason, क्योंकि कल्चरल एक्सचेंज हो गया, अब फॉरेन मार्केट में आ रहे हो, तो ऑडियंस क्या हो गई आपकी, वाइड हो गई, यू आर इनटू द आईज ऑफ एवरीवन, सिर्फ एक पर्टिकुलर मार्केट में नहीं हो। सो यस और नो करके आप इसमें एग्जाम्पल्स दोगे। जनरली इंटरनेशनल बिजनेस में डायरेक्ट 18 मार्क का क्वेश्चन नहीं आता, ब्रेक में ही आता है 9+9 करके। तो फॉर एवरी क्वेश्चन इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप बहुत ज्यादा इलेबोरेट करो, उस क्वेश्चन के बारे में अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है तो आप इजिली एक्सप्लेन कर सकते हो, इफ यू हैव अ क्लियर विजन अबाउट कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है कहाँ पे, तो आप इजिली एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हो। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट करते हैं। देखो, अ ग्लोबल बिजनेस ऑपरेट्स इन एन एनवायरनमेंट विच इज कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल। यस, बिजनेस एनवायरनमेंट तो मैम हमने 12th में भी पढ़ा है, तो वही है, आपको बिजनेस इन्वायरमेंट यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्या क्या हो गया, लीगल, सोशल, कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, फिर आपका क्या हुआ, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, ये सब इन्वायरमेंट एक्सप्लेन करोगे विद कंटेम्प्ररी एग्जांपल कि कहाँ पे क्या हो सकता है। अगर आप बुक से ये क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो सोशल इकोनॉमिक वाला जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा लेंथ है, उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन बाकी के जो इन्वायरमेंट्स है उसमें कम है, तो थोड़ा ध्यान से इस चीज को करना।
कॉन्ट्रैक्चुअल मोड ऑफ एंट्री क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस में? कमेंट ऑन ट्रेंड्स इन इंडिया फॉरेन ट्रेड इन लास्ट डिकेड्स। ये आपको थोड़ा वेरीफाई करना पड़ेगा कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड लास्ट 10 सालों में कैसा था ट्रेंड, ग्राफ कैसे गया, ऊपर है या नीचे है, ये आपको चेक करना है। पीओपी और कंपोनेंट्स बताओ। फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी एंड लियोन्टिफ पैराडॉक्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। आई एम टेलिंग यू कि लियोन्टिफ पैराडॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और थ्योरीज करना ही है, ठीक है। टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स करोगे ऑन ट्रेड बिटवीन द नेशंस। टैरिफ जो आप डायरेक्टली टैक्सेस की फॉर्म में लगाते हो, नॉन टैरिफ या टैक्सेस की फॉर्म में न लगा के कोटा फिक्स कर देते हो कि इस क्वांटिटी से ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे या इंपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। देन यू हैव नेक्स्ट कोटास थ्योरी एक्सप्लेन करोगे। थ्योरीज वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आपके पास क्या एक्सप्लेन करना है? एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक फिर से आया एज अ रेगुलेटर ऑफ द ग्लोबल डेवलपमेंट एंड फाइनेंसेस, कि वर्ल्ड बैंक को रेगुलेटर, देखो एक तो आपको फंक्शन बता दिया कि वर्ल्ड बैंक क्या होता है, रेगुलेटर होता है किसका? ग्लोबल डेवलपमेंट का और फाइनेंसेस का। अब फंक्शन बता दिया, अब एक्सप्लेन करो कि क्यों होता है, कैसे होता है। आपने 12th में सेंट्रल बैंक पढ़ा था कि सेंट्रल बैंक किसका एक रेगुलेटर होता है, दैट इज टू द गवर्नमेंट। तो वैसे ही वर्ल्ड बैंक रेगुलर होता है ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंसेस के लिए कि कौन सी पॉलिसी लगानी है, मनी सप्लाई कैसा होगा, कैश रिजर्व रेशियो कैसा होगा, तो सिमिलर काइंड ऑफ दैट आपको ये एक्सप्लेन करना है। शॉर्ट नोट लिखोगे नाफ्टा पे। नाफ्टा अगेन फ्रॉम द यूनिट 5, जैसे मैंने आपको बोला कि आप 4 कर लो, साक कर लो, वर्ल्ड बैंक कर लो, WTO कर लो और आपका एक IMF कर लो। तो उसमें अगर शॉर्ट नोट नाफ्टा छूट भी जाता है, अब नाफ्टा पे अगर शॉर्ट नोट आएगा तो बच्चे बहुत ज्यादा 18 मार्क्स का तो आएगा नहीं। सो बाकी अगर सब पेपर आता है एंड यू हैव नॉट डन दिस तो इसको स्किप भी कर सकते हो। रोल ऑफ WTO, अगेन रेगुलेटर आ गया। Custom union, common market, economic union are various stages of regional economic integration. This is again a question from your unit 4. आउटसोर्सिंग बताओगे, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। स्पॉट मार्केट क्या होता है एंड ट्रेडिंग इन स्पॉट मार्केट क्या होता है? स्पॉट मार्केट क्या है कि आपने आज कुछ लिया और उसको आज उसका ट्रेड सेटल कर दिया, दैट मीन्स पैसा दे दिया, दैट इज नोन एज व्हाट? योर स्पॉट मार्केट। व्हाट इज ट्रेडिंग इन स्पॉट मार्केट? ठीक है, तो स्पॉट मार्केट का आपने क्लियरली क्या किया, वहां पे मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया कि स्पॉट मार्केट वो होता है जहां पे क्या है ना कि इमीडिएट सेटलमेंट हो जाता है, कैश पेमेंट, कोई भी क्रेडिट सिस्टम नहीं है। स्पॉट मार्केट आज सामान लिया और आज ही सेटल डाउन कर दिया, दैट इज स्पॉट मार्केट। नाउ पर्टिकुलर ही आस्क ट्रेडिंग इन स्पॉट मार्केट क्या होता है? ट्रेडिंग आप किस में करते हो? इक्विटीज में करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में करते हो, कॉमोडिटीज में करते हो, करेंसीज में करते हो, ठीक है। FNO किसके होते हैं? इक्विटीज के, कॉमोडिटीज के और आपके करेंसीज के। तो इनमें जब आप पर्टिकुलरली ट्रेड करते हो, दैट मीन्स मैंने आज किसी शेयर का, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स का मैंने क्या फ्यूचर खरीदा या ऑप्शन खरीदा, सो वो ऑप्शन मेरा हो गया, फ्यूचर मेरा हो गया, बट आई हैव टू पे द पेमेंट इमीडिएटली। हम ये नहीं कह सकते कि आजकल या 10 दिन बाद पे करेंगे, नो, इमीडिएटली आपको पेमेंट करना पड़ेगा ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज नोन एज योर स्पॉट मार्केट ट्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा उसने आपसे? स्पॉट रेट कोटेशंस एंड आपके पास क्या है, दैट इज स्पॉट रेट कोटेशंस है एंड बिड आस्क स्प्रेड्स क्या होते हैं? देखो ये आपके पास प्राइजेस उसने बोले हैं, आपने सपोज कोई फ्यूचर खरीदना है, ठीक है। फ्यूचर जब खरीदना, सपोज आपके पास कोई भी शेयर है, लेट्स से विप्रो है, विप्रो का करंट मार्केट प्राइस इज रनिंग अबाउट 170, तो मुझे 170 का फ्यूचर बाय करना है, तो वो सामने वाला पर्सन किस प्राइस पे सेल कर रहा है, क्या कोटेशंस आ रही हैं, या बिड आस्क स्प्रेड क्या है, किस पे वो क्वांटिटी लगा के बैठा है, मेरे को खरीदना 4 रुपए पे लेकिन वो बेच रहा है 5 रुपए पे। सो दिस इज द कोटेशंस एक्सपेक्टेशंस जो आपको देखनी रहती है। दैट मीन्स बिड लगाया, आई वॉन्ट टू बाय द 170 खरीदने हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो है मुझे खरीदना है 170 का, तो आई वॉन्ट टू बाय दैट कॉल एट 4 रुपीज, करेक्टली इसी के आसपास चल रहा है, लेकिन सामने वाला जो सेलर है ना वो कितने पे बेच रहा है, लेट्स से उसका आस्क कितना है, 5 रुपीज। तो ये हो गया, दैट इज द डिफरेंस, बाइंग प्राइस एंड दिस इज द सेलिंग प्राइस। तो ये जो डिफरेंस होता है बिटवीन आस्क प्राइस एंड द बिड प्राइस, ये जो डिफरेंस है ₹1 का, यही क्या आपका बिड आस्क स्प्रेड। और कोटेशंस नॉर्मल कि मेरा बिड कितना है 4 है, आस्क प्राइस कितना है 5 है, तो ये क्या है, स्पॉट रेट कोटेशंस है। माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा आपका बिड आस्क स्प्रेड आ जाएगा। दिस हाउ
the spot rate quotations and bid ask spread has been formed. नेक्स्ट देखो, व्हाट इज एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। ये आपने अच्छे से किया है ट्वेल्थ में कि एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन क्या होता है, बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जहां पे कर्व कट होता है, दैट इज द एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम। मेन फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो एक्सचेंज रेट में आते हैं, कौन कौन से हो गए मेन फैक्टर्स, डिमांड, अगर फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आ रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगा, दैट मीन सप्लाई बढ़ गया, तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो जाए। अब अपनी इकोनॉमी में वॉर हो गई, सप्लाई कम हो गई थी क्रूड ऑयल की, तो इन्फ्लेशन बढ़ गई, तो वहां से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। दिस इज हाउ यू कैन राइट डाउन द करंट एग्जाम्पल्स ऑल्सो। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क और एक्सपोजर्स क्या होते हैं, शॉर्ट नोट लिखना आपको, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब फॉरेन की कंट्रीज किसी और कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करती है, बट दे हैव अ फुल कंट्रोल ओवर देयर एसेट्स, वो कुछ भी कर सकते हैं, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वर्ल्ड बैंक अगेन आ गया, देखो आईएमएफ भी आ गया एक ही क्वेश्चन में, स्ट्रैटेजिक अलायंस भी आ गया, साक भी आ गया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ, जिसने अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है ना, सो वो बच्चे गो टू द प्लेलिस्ट ऑन द चैनल। ये देखो आपके पास इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड, आप यहाँ पे जो प्लेलिस्ट सिलेक्ट करोगे ना, यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस सेमेस्टर 4 DUSOL, यहाँ पे क्लियरली आपके पास 5 वीडियोज आएंगी, ये देखो, दिस इज द 5 वीडियोज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें टर्न बाय टर्न जो है ना आपके यूनिट्स एक्सप्लेन है। तो ये पांचों यूनिट्स आप क्या कर लो, क्लियरली कर लो, सो दैट कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आज का दिन है बहुत क्लियरली एक्सप्लेन्ड है और शॉर्ट में एक्सप्लेन, और किसी भी तरह का डाउट हो, डू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। And if you like this video, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you so much.